नमस्कार, स्वागत है आपका खेत खलिहान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। खेत खलिहान के नए एपिसोड नई जानकारियों के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम किसानों तक कृषि संबंधी तमाम जानकारियां पहुंचाएं, जिसका वो इस्तेमाल कर सके और उन्नति उनके कदम चूमे। आज क्या विशेष है खेत खलिहान में, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। जी हाँ, आज हम सबसे पहले बताएंगे आपको कि कैसे आप धान की पछेती रुपाई कर सकते हैं और कैसे करें आगे उसके देखभाल। इसके अलावा हम बात करेंगे मछली पालन की, बताएंगे कि हमारे मछली पालक कैसे जाल का निर्माण कर सकते हैं, इसके कौन कौन से तरीके हैं, ये सभी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खेत खलिहान की। खेत खलिहान में आज हम सबसे पहले बात करेंगे धान की रुपाई के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे हमारे किसानों ने अब तक धान की रुपाई पूरी कर ली होगी, लेकिन अगर आप किसी वजह से पीछे रह गए हैं और आप रुपाई नहीं कर पाए हैं तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धान की बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिनका इस्तेमाल आप अभी भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात करें पछेती रुपाई के बारे में, तो चलिए आज हम विशेषज्ञ से जानते हैं कि कौन कौन सी किस्में हैं और साथ ही साथ जिन किसानों ने रुपाई पूरी कर ली है वो धान की देखभाल कैसे करें। आइए देते हैं जानकारी। किसान भाइयों और बहनों, नमस्कार। धान हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और लगभग 84% धान खरीफ के मौसम से हमारे देश में पैदा होता है। इस बार मानसून थोड़ा देर से आया हमारे देश में, लगभग 10-15 दिन देरी से मानसून आया, जिसकी वजह से कुछ किसान भाई हो सकता है रोपाई ना कर सके हों। खास करके जो किसान भाई वर्षा आधारित धान की खेती करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है धान की रोपाई ना हो पाई हो। अभी समय है, हालांकि देर हो चुकी है, लेकिन समय है, आप धान की रोपाई अभी भी कर सकते हैं। और जो बरसात का पानी इस समय बरस रहा है, बारिश हो रही है, उसका संरक्षण आप अच्छे से करें। अपने धान के खेतों की जो मेड़ वगैरह है उसको दुरुस्त कर लें और पानी किसी भी सूरत में खेत से बाहर ना जाने दें, इसको आप खेत में इकट्ठा करें। किसान भाइयों, आम तौर पे जब धान की हम रोपाई करते हैं तो 20 से 25 दिन पुरानी पौध का प्रयोग करते हैं। हाँ, अगर हमारी कोई किस्म लंबी अवधि की है, 150 दिन 160 दिन की है, तो उसकी पौध हम 30 से 35 दिन पुरानी भी ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार बारिश देर से आती है या बारिश बहुत ज़्यादा आ जाती है। इन दोनों कारणों से किसान भाई समय पर धान की रोपाई नहीं कर पाते, यानी रोपाई में देरी हो जाती है। ऐसी दशा में आपकी पौध भी पुरानी हो चुकी होती है और आपको रोपाई करनी पड़ती है। किसान भाइयों, जो पुरानी पौध है उसकी अगर आप पछेती रोपाई कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से उसका प्रबंध करें तो ये संभव है कि आप धान की पैदावार पुरानी पौध से भी अच्छी ले सकते हैं। ऐसी दशा में आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है कि जब आप पौध उखाड़ते हैं तो उस समय तक पौध काफ़ी लंबी हो चुकी होती है, उस पर पत्तियां भी ज़्यादा आ जाती हैं। इस दशा में आप उसको ऊपर से चोटी उसकी काट दें, दराज से या हाथ से। साथ ही साथ जो साइडों में पत्ते होते हैं उनको भी काट दें, क्योंकि जब हम रोपाई करते हैं तो पौधा पानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा छोड़ता है, यानी पानी पौधे के अंदर जो पानी है उसका नुकसान होता है। ऐसी दशा में पौधे की स्थापना मुश्किल हो जाती है अगर उसमें सारी पत्तियां हैं, क्योंकि पानी उससे पौधे से ज़्यादा उड़ता है। तो चोटी काटने से और साइड की पत्ती काटने से पौधे की स्थापना अच्छी हो जाती है। किसान भाइयों, आमतौर पे धान की समय से रोपाई करते हैं तो उसमें लगभग 50 पौधे प्रति वर्ग मीटर आते हैं, जो हम 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हैं और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। लेकिन पछेती रोपाई में ऐसी दशा में आप इस दूरी को घटा लें, घटाकर ये आप 15 गुणा 10 सेंटीमीटर कर लें। इससे होता क्या है कि 1 वर्ग मीटर में लगभग आपके 66 पौधे आ जाएंगे, जो आपकी पैदावार में मदद करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि पछेती रोपाई में कल्ले कम बनते हैं, तो अगर हम नज़दीक में हम पौध को लगाएंगे तो पौधों की संख्या बराबर हो जाएगी। तीसरी एक ख़ास बात है कि आपको एक जगह पे आमतौर पे 2 से 3 पौधे लगाते हैं, लेकिन अगर पछेती रोपाई आप कर रहे हैं, नर्सरी पुरानी है, तो उसमें आप 3 से 5 पौधे एक जगह पे लगाएं, क्योंकि बाद में जो रोपाई हो रही है इससे ब्यांत वगैरह कम होता है। तो ऐसी दशा में पौधों की पूरी संख्या हो जाती है। और चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि आप जो उर्वरक का प्रबंधन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जो संस्तुत मात्रा में उर्वरक बताए गए हैं उनसे 1.25 से 1.5 गुना
1.25 से 1.5 गुना अधिक मात्रा में आपको उर्वरक डालने होंगे। बाकी अगर पछेती धान में आपके कीड़े, बीमारी या खरपतवार आते हैं या जल व्यवस्था की बात है, ये सब आप सामान्य धान की भांति ही करेंगे, जिसका चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, जिन लोगों ने धान समय से लगाया है और अभी उनकी फसल धीरे धीरे बढ़ रही है और ब्यात उसमें शुरू हो गया है, लगभग 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने की फसल हो गई है, उसकी आपको खास देखभाल करनी है, जिससे कि उसमें सही पैदावार आपको मिल सके। सबसे ज़रूरी होता है कि रोपाई के बाद आप गैप फिलिंग जरूर करें। जो खाली स्थान रह जाते हैं, कई बार बारिश अधिक हो जाती है या बीमारी आ जाती है, कीड़ा आ जाता है और कुछ पौधे उसमें मर जाते हैं, तो उसकी रिक्त स्थान पर नए पौधे आप लगा दें, ये अच्छा रहेगा, जिससे कि पौधों की संख्या हमारी पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो खरपतवार भी काफ़ी आते हैं इस समय पे, जो समय से बोई गई फसल है उसमें और जो बाद में बोई गई उसमें भी आते हैं, या आपने बुआई की है धान की, सभी दशाओं में खरपतवार आते हैं। अगर आपकी फसल 20 से 25 दिन पुरानी हो चुकी है रोपाई और खरपतवार उसमें आ रहे हैं, काफ़ी मात्रा में खरपतवार हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए आप बिसपायरिबैक सोडियम नाम की दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी आप 25 ग्राम मात्रा लें और प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका प्रयोग करें। 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाएं और रोपाई के 25 से 30 दिन बाद इसका आप छिड़काव कर दें तो खरपतवारों से मुक्ति मिल जाएगी। इसी प्रकार किसान भाइयों, समय से बोई गई या रोपित फसल में पोषक तत्वों का प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। इस समय पर कुछ क्षेत्रों में जिनमें धान गेहूं फसल चक्र लगातार अपनाया जाता है और किसान भाई उसमें जस्ते का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी दशा में जस्ते की कमी धान की फसल में आ सकती है। इसके लक्षण किसान भाइयों देखने को आपको मिलेंगे कि एक तो पौधे आपके कुछ मर सकते हैं। इसमें शुरू में पत्तियों पे चॉकलेट ब्राउन यानी कत्थई रंग के धब्बे, छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, जो बाद में बड़े हो जाते हैं और पूरी पत्ती हमारी कत्थई रंग की होकर सूख जाती है। तो इस पे आप ध्यान दें, अपने खेत में आप निरीक्षण करें और देखें कि कहीं ऐसे लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, या इससे बढ़वार भी रुक जाती है जस्ते की कमी से पौधों की, और साथ ही साथ उसमें ब्यात भी रुक जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि काफ़ी बड़े हिस्से में जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। इसका आप ध्यान रखें, और अगर इसकी कमी आती है, आप महसूस करते हैं, तो छिड़काव विधि से आप इस कमी को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आप 100 लीटर जैसे पानी लिया आपने, 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया और आधा किलो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये दोनों उर्वरक 100 लीटर पानी में मिला लें। इस तरीके से आप 400 लीटर घोल बना लें और प्रति हेक्टर के हिसाब से धान की फसल में छिड़क दें। और ये छिड़काव आपको 2-3 बार करना पड़ेगा 10-15 दिन के अंतराल पर, तो आप पाएंगे कि जस्ते की कमी आपकी फसल से दूर हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ किसान भाइयों ने धान की सीधी बिजाई की है, उसमें लोहे की कमी आ सकती है। खास करके अगर खेत में आपके पानी नहीं रुकता है, ऊंचे की ज़मीन में आपने धान लगाया है, तो लोहे की कमी आ जाती है। इसके लक्षण है कि पहले पत्तियां, खास करके ऊपर की पत्तियां पीली हो जाती हैं, और कुछ समय बाद अगर लोहे की कमी बनी रहती है तो ये पत्तियां सफ़ेद रंग की हो जाती हैं और अंत में ये सूख जाती हैं। ये बड़े बड़े आम लक्षण हैं आयरन की कमी के या लोहे की कमी के, जो किसान भाई पहचान सकते हैं। इस दशा में, इस स्थिति में सबसे बेहतर होगा कि आप खेत में पानी लगा दें। अगर खेत में धान के आप पानी लगाकर खड़ा करके रखते हैं तो उससे जो लोहे की कमी है ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। फिर भी अगर ये बनी रहती है, पानी की कमी है, तो आप आयरन सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। 0.5% आयरन सल्फेट या इसे फेरस सल्फेट भी कहते हैं, ये आधा किलो ये लें आप और लगभग 100 लीटर पानी में घोल लें, और इसका लगभग 400 लीटर घोल प्रति हेक्टर के हिसाब से आप छिड़क दें। इसमें आप चूना मिलाना ना भूलें, 0.25% के चूने के घोल का भी बराबर मात्रा में प्रयोग करें, और 10-15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार आप आयरन सल्फेट का छिड़काव करेंगे तो लोहे की कमी आपकी फसल से दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, इस समय धान की फसल में सिंचाई व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के साधन हैं, ट्यूबवेल है या नहर है, वो तो पानी लगाते रहते हैं, लेकिन जो वर्षा आधारित धान की खेती, उनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो वर्षा का पानी है उसको आपको इकट्ठा रखना पड़ेगा, और जो सिंचित दशा है उसमें आपको ध्यान रखना है कि धान की फसल का जो खेत है हमारा, वो फटे नहीं, मिट्टी फटनी नहीं चाहिए, उसमें बिवाई नहीं पड़नी चाहिए, खेत हमारा नम अवस्था में कम से कम रहे। तो इसके हिसाब से आप उसमें सिंचाई करते रहें। सिंचाई की गहराई आप
4 से 5 सेंटीमीटर रखें। ज़्यादा गहरा पानी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत होती है पौधे की उतना ही पानी आपको लगाना है। इसी प्रकार धान में इस समय पर कीड़े मकोड़े और बीमारी भी आ सकती हैं। इसमें मुख्य तौर पर तना छेदक कीट इस समय आ सकता है। इसकी आप निगरानी करें। तना छेदक कीट की जो सूंडी होती है, इल्ली होती है, वो तने के अंदर घुस जाती है छेद करके और फिर अंदर से तने को खाने लगती है और जो बीच का हिस्सा होता है पौधों का वो सूख जाता है, जिसे मृत केंद्र कहते हैं, डेड हर्ट कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4G, ध्यान से सुने, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4G, इसकी 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में बुरक दें तो जो तना छेदक है इसका नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाइयों और बहनों, कई बार धान में बकानी रोग की समस्या भी आ जाती है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये रोग नर्सरी से शुरू होता है, पौधशाला से शुरू होता है और मुख्य खेत में भी पहुंच जाता है। तो इसमें आपको करना क्या है कि अगर आपको लगता है कि नर्सरी में आपके कुछ पौधे बकानी रोग से प्रभावित हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो गए, इस तरह की पौध का आप इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसी पौध का इस्तेमाल करेंगे तो ये रोग आपके खेत में आ जाएगा। और अगर आपको ये लक्षण दिखाई नहीं देते और फिर भी आपको अनुमान है कि इसमें नर्सरी में हमारी बकानी है, तो ऐसी दशा में आप पौध उखाड़ने के बाद इस पौध को बावस्टीन के 0.1% के घोल में 3 से 4 घंटे तक डुबो कर रखें रोपाई के पहले। यानी 1 लीटर पानी में आप 1 ग्राम बावस्टीन डालें और ज़रूरत के अनुसार ये घोल बना लें और इस घोल में 3 से 4 घंटे पौध रखें और फिर इसके बाद आप उसकी रोपाई करें तो बकानी बीमारी की समस्या कम आएगी। अगर ये खेत में समस्या दिखाई देती है तो इस समय आप जो बकानी ग्रसित पौधे हैं उनको आप उखाड़ कर खेत से बाहर निकाल दें और कहीं दूर ले जाकर उनको मिट्टी में दाब दें। तो इस रोग पे आपको खास नज़र रखनी है। किसान भाइयों, जैसा कि आपको बताया गया कि अगर आप पुरानी पौध का इस्तेमाल कर रहे हैं, पछेती रोपाई हो चुकी है, तो आपको 4 बातें बताई गई हैं। उसमें सही पौध संख्या आपको रखनी है, दूरी घटानी है, उसकी पत्तियों को काटना है और उर्वरकों को सही मात्रा में प्रयोग करना है। जो समय से रोपित फसल है उसमें आप कीड़े मकोड़े, बीमारी, खरपतवार प्रबंधन और सिंचाई जल की व्यवस्था अच्छे से करेंगे तो आपको धान की अच्छी पैदावार की प्राप्ति होगी। तो अभी आपने जाना धान की पछेती रुपाई के बारे में और साथ ही देखभाल के बारे में विशेष बातें हमने आपको बताई। इसी के साथ ही खेत खलिहान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मत्स्य पालन में जाल निर्माण के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें खेत खलिहान। छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे हम मछली पालन की। जी हाँ, मछली पालन का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जाल। हमारे बहुत सारे मत्स्य पालक ऐसे हैं जो कि इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ चाहते हैं, लेकिन कई बार जानकारियों का अभाव रहता है और उन्हें ये जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं। तो इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मत्स्य पालन में जाल निर्माण और अनुरक्षण कर सकते हैं। आइए जानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के 8000 किलोमीटर से अधिक समुद्र तट है और 2 दशलक्ष वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। देश में सुविस्तृत खुला अंतःस्थलीय जल और मत्स्य संसाधन है, जिसके अंतर्गत 45,000 किलोमीटर की नदी व्यवस्थाएं, 2.7 दशलक्ष हेक्टेयर का नदी मुख प्रदेश एवं आज के हिसाब के अनुसार 3.15 दशलक्ष हेक्टेयर जलाशय संसाधन भी है। मत्स्य एवं मत्स्योत्पाद देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाले उत्पादों में से एक है। मत्स्य प्रग्रहण आहार का मुख्य स्रोत है और भारतीय समाज के एक बड़े विभाग को नौकरी और आर्थिक लाभ प्रदान करता है। मत्स्य
प्रग्रहण के लिए पारंपरिक तरीके और नवीन प्रौद्योगिक तरीके भी प्रयोग में हैं। मत्स्य प्रग्रहण में पारंपरिक तरीकों से अपेक्षाकृत कम उत्पादन क्षमता पाई जाती है। कपास, मनेला, सिसाल, सन, नारियल, जटा आदि के प्राकृतिक रेशे से मत्स्य प्रग्रहण के लिए पारंपरिक जाल बनाए जाते हैं। चूंकि जैव जीर्णता के कारण ये सामग्रियां असुरक्षित होने से अपेक्षाकृत सेवा काल की कमी होती है और बारंबार मरम्मत करनी पड़ती है, इसलिए अनुरक्षण लागत ज्यादा होती है। फिर भी सालों से पारंपरिक मत्स्य प्रग्रहण जालों की जगह सुदृढ़ और अधिक कार्यक्षम मत्स्य प्रग्रहण प्रणालियां अपनाई गई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कोचीन में स्थित मत्स्य उद्योग प्रौद्योगिकी का केंद्र संस्थान CIFT एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जो प्रग्रहण तथा पश्च प्रग्रहण के बाद की प्रौद्योगिकी संबंधी सारी बातों पर ध्यान देता है। मनुष्य निर्मित कृत्रिम रेशे का प्रयोग 1950 के अंतिम चरण में किया गया। पारंपरिक मत्स्य प्रग्रहण जालों की जगह इनका प्रयोग अधिकतर किया जाने लगा। कृत्रिम रेशे बहुत मजबूत होने के कारण जल्दी टूटने की कम संभावना रहती है। इनमें अपक्षय को रोकने की शक्ति है। इनकी अनुरक्षण लागत कम होती है। सेवा काल भी अधिक है तथा अभिलक्षण में भी एक रूपता है। मत्स्य प्रग्रहण उद्योग में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेशे पॉलीएथिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीप्रोपिलीन तथा पॉलिएस्टर है। कम बड़े पैमाने पर प्रयुक्त अन्य कृत्रिम रेशे पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड है। पहले हाथ से जालों का निर्माण होता था, जिसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और ज्यादा समय भी लगता था। पिछले कुछ वर्षों से मत्स्य प्रग्रहण जालों के निर्माण की क्रिया में एकमात्र यंत्रों का उपयोग ही होता है। मत्स्य प्रग्रहण जाल संरचना, उनमें प्रयुक्त सामग्रियां मत्स्य प्रग्रहण के सिद्धांत तथा परिचालन की रीतियों के आधार पर भिन्न होते हैं। सीन जाल छेदों की लंबी श्रेणी है, जिसके लिए फ्लोट और सिंकरे सहारे के रूप में रहते हैं। संभावित मत्स्य प्रग्रहण की जगह के चारों ओर के जल से ये परिचालित होते हैं। ये अक्सर चारों तरफ के तटवर्ती या उथले जल में परिचालित होते हैं, जहां समुद्र का निचला भाग या सतह स्वाभाविक रोक का काम करती है। घेरा जाल लगभग आयतकार और फ्लोट और सिंकेर सहित जाल छिद्र श्रेणी है। मछली की उपस्थिति का पता लगने पर जाल इस तरह फैलाया जाता है कि उसके भीतर सब मछलियां आ जाएं। अक्सर सराउंडिंग नेटों का प्रयोग जलाशयों की सतहों की तहों में किया जाता है। सराउंडिंग नेटों का एक प्रमुख प्रकार पर्स सीन्स है। पर्स सीनों में मछलियों को घेरने के बाद निचला कोना पर्स लाइन के द्वारा बंद किया जाता है। सराउंडिंग नेट के इस वर्ग के अंतर्गत मिनी पर्स सीन या रिंग सीन जैसे परंपरागत मोटर सज्जित जाल आते हैं। ट्रॉल नेट 2 विंग्स एवं एक कोडेंट सहित कोनिकल बैग नेट होते हैं, जहां पकड़ इकट्ठा होता है। एक या दो नौकाओं से खींचकर ट्रॉल नेट परिचालित होते हैं। जहां वे परिचालित होते हैं, वहां के जल स्तंभ पर उनके स्थान के आधार पर ट्रॉलों को मिड वाटर ट्रॉल तथा बॉटम ट्रॉल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गिल नेट की आयतकार एवं जालीदार भित्ति होती है, जिसके फ्लोटों और सिंकेरों के सहारे पानी में सीधे रख सकते हैं और उसका स्थान लक्ष्य मछली के तैरने की तह पर निर्धारित किया जाता है। गिल्लिंग के द्वारा जाल के भीतर फंसाकर मछलियों को पकड़ा जाता है। सभी प्रकार की मत्स्य प्रग्रहण की अवस्थाओं तथा संसाधनों में प्रयुक्त किया जाने वाला कोई सर्वव्यापी जाल नहीं है। नेट डिजाइन तथा विकास के प्रयास अनेक कारणों पर आधारित हैं। इन कारणों के अंतर्गत मत्स्य जैविकी एवं व्यवहार, परिचालन की गहराई, संसाधन संरक्षण लक्ष्य, जालों का परिचालन तथा संचालन, मौसम की अवस्थाएं, जालों के उपलब्ध होने की स्थिति और साथ ही पारिस्थितिक तथा आर्थिक विचार भी हैं। डिजाइनों का मूल्यांकन तथा वर्तमान वाणिज्य मत्स्य प्रग्रहण के जालों की सर्वश्रेष्ठता के लिए एवं सुदृढ़ डिजाइनों के विकास के लिए मॉडल टेस्टिंग का प्रयोग ज्यादा किया जाता है।
मत्स्य प्रग्रहण के जालों के डिजाइन ड्राइंग से उनके विस्तार, आकृति, स्वीकृत नामावली एवं प्रतीकों का उपयोग करते हुए सामग्री एवं निर्माण आदि के बारे में उपयुक्त जानकारी मिलती है, जिससे उसी ड्राइंग से समान मत्स्य प्रग्रहण जालों के निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। एक या अधिक विभाग की विशेष ज्यामितीय आकृतियों से, जैसे कि त्रिकोण, समलंब या आयत, एक रूप में साइज एवं ट्वेन विनिर्देशन से मत्स्य ग्रहण के औजारों के निर्माण में प्रयुक्त हर एक नेटिंग पैनल की जानकारी प्राप्त होती है। यह कार्य मानव निर्मित नेटिंग से पूर्व निश्चित टेपर अनुपात से आवश्यक आकृति के अनुसार काटकर टुकड़े करने से होता है। गणन या इसी उद्देश्य के लिए विकसित तैयार तालिकाओं से निश्चित आकृति में काटने का दर आकलित किया जाता है। 3 प्रकार की काटने की प्रक्रिया होती हैं, जैसे कि टी कट, एन कट, पी कट, और उनके संयोगों को नेटिंग को आकृति देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। परिचालन के दौरान आधुनिक मत्स्य प्रग्रहण जाल भी कट सकते हैं। लंबी अवधि तक उन पर सीधे सूर्य प्रकाश पड़ने पर कृत्रिम सामग्रियों का शक्तिक्षय हो सकता है। मत्स्य प्रग्रहण जालों को टिकाऊ एवं प्रभावकारी बनाने के लिए नियमित मरम्मत और अनुरक्षण अपेक्षित है। मत्स्य प्रग्रहण के बाद फंसी हुई मछलियों को हटाया जाता है और जाल को पानी से साफ किया जाता है। फटे या खराब भाग की मरम्मत की जाती है और टूटे पैनलों के भागों को बदला जाता है। टूटी जाल की मरम्मत का पहला कदम उसमें यथोचित छिद्र बनाना है। छिद्र बनाने से खराब नेटिंग अलग हो जाता है। बाकी नेटिंग पर गांठ बनाई जाती है ताकि नई डोरी को रखा जाए। मत्स्य प्रग्रहण मौसम के अंत में शुद्ध पानी से जालों को साफ किया जाता है, उनको सुखाया जाता है, फिर बंडलों में बांधकर सीधे पड़ने वाले सूर्य प्रकाश एवं प्राकृतिक तत्वों से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित रखते हैं। जाल से संबद्ध लोहे के भागों एवं उपांगों को भी साफ करके उनमें ग्रीस डाला जाता है या रंग पोता जाता है या अलग सुरक्षित रखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान का संकेंद्रण पारिस्थितिक अनुकूल, मजबूत और ऊर्जा सक्षम मत्स्य प्रग्रहण जालों के विकास द्वारा मत्स्य प्रग्रहण क्षेत्र में उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी का प्रोत्साहन देना है। विकास के इन कार्यों के फलस्वरूप इस समय भारत का मत्स्य प्रग्रहण उद्योग उत्पादन एवं आर्थिक लाभ की दृष्टि से बहुत लाभान्वित हो रहा है। तो अभी आपने जाना मत्स्य जाल निर्माण और अनुरक्षण